हे गाइस, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पड्डा। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नदी के कार्य तथा उससे उत्पन्न स्थलाकृतियां, यानी नदी जो कार्य करती है अपर्दन, अपक्षय, निक्षेपण का जो कार्य करती है उससे कौन कौन सी स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं, इसके विषय में आज डिटेल से एक एक करके देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि नदी क्या है। छोटे से कॉन्सेप्ट में समझेंगे। नदी कोई भी जल का वह भाग जो किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर का ऊंचाई से नीचे की तरफ यानी ढाल, जब ऊंचाई से ढाल की तरफ अग्रसर होता है, बहता है, तो उस छोटे से अगर धारा है, छोटे से जल धारा है, जल की कम मात्रा है, तो वहां सरिता की उत्पत्ति वहीं से हो जाती है और उसी का विशाल रूप आगे चल के नदियां हो जाती हैं। तो ये रही छोटी सी बात। नदी ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण ढाल के अनुरूप जल हमेशा बहने का प्रयास करता है। ठीक, आइए बात करते हैं। नदियां मुख्यतः चार प्रकार की होती हैं। नदियां मुख्यतः चार प्रकार की होती हैं, इसे नोट करेंगे। एक नदी अस्थाई नदी कैसी होती है? एक नदी या एक सरिता अस्थाई होती है, दूसरी अस्थाई, अस्थाई नदी, अस्थाई नदी, और फिर आंतरायिक नदी। क्या? आंतरायिक नदी। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो अल्पकालिक नदियां होती हैं। क्या? अल्पकालिक नदियां। ये नदियों का ऐसी नदियां जिनमें हमेशा जल सतत बहता रहता है, उन्हें स्थायी रिवर्स कहते हैं। उनका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। और अस्थायी नदियां क्या होती हैं कि जिनमें जल सतत नहीं बहता, यानी जल कभी उसमें जल की मात्रा ऐसी अवस्था आती है कि जल की मात्रा उसमें खत्म हो जाती है, तो उसे अस्थायी कह देते हैं हम। जबकि वास्तव में वह नदी के आकार में दिखता है हमें, लेकिन जल उस समय कुछ समय के लिए नहीं होता। आंतरायिक नदी क्या होती हैं? कुछ ऐसी नदियां होती हैं जो कुछ दूरी तक ही अपना मार्ग तय करती हैं, यानी उन नदियों का बहुत विशेष रोल नहीं होता। अल्पकालिक नदियां जब वर्षा तीव्र गति से होती है तो छोटी छोटी जो सरिताओं की उत्पत्ति होती है, बाद में वर्षा के बाद वे सरिताएं समाप्त हो जाती हैं, तो ऐसी सरिताओं को अल्पकालिक नदियां कहते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद समझते हैं नदी के क्या कार्य हैं। नदी अपना कार्य तीन रूप में करती है। सबसे पहले जानते हैं नदी अपना कार्य तीन रूप में करती है। पहला रूप क्या है? उसकी तीन तरह के कार्य होते हैं। एक कार्य अपर्दन होता है, अपर्दन। दूसरा कार्य परिवहन, अपर्दन, परिवहन, और तीसरे कार्य में निक्षेपण का काम करती है, यानी निक्षेपण। तो ये नदी के तीन कार्य होते हैं। जब कोई नदी की उत्पत्ति होती है, कोई सरिता बहती है, तो अपर्दन करती है। अपने साथ जिन
कंकड़ पत्थरों का अपरदन करके वो चूर्ण के रूप में निर्मित करती है, वो बहाती है, उसका बहाव करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करती है, तो उसी को हम कहते हैं परिवहन। फिर नेक्स्ट, उस मलबा को ले जाकर कहीं ना कहीं जमा करती है, जहां जमा करती है उसी को कहते हैं निक्षेपण। तो ये 3 तरह के कार्य नदी के होते हैं। इसके बाद देखते हैं सबसे पहले अपरदनात्मक कार्य, इसके क्या हैं। पहला देखते हैं अपरदन कार्य। अपरदन कार्य जो होता है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है यह भी जानना जरूरी है। तो अपरदन कार्य मुख्यतः नदी के वेग पर निर्भर करता है। क्या? नदी का वेग कैसा है और नदी में जो अवसाद हैं उनकी मात्रा कितनी है, जो अवसाद हैं उनकी मात्रा कैसी है। फिर जो अवसाद हैं उनकी मात्रा के साथ साथ नदी में जो बोझ है, उस मात्रा में जो बोझ है, यानी जो उसके साथ कंकड़ हैं, पत्थर हैं, कंकड़ पत्थर रेत और बालू, जो भी छोटे छोटे कण हैं उनकी आकार कैसा है, उस आकार के आधार पर हम इसे देखते हैं कि इनका आकार कैसा है। बात करते हैं तो इस वेग के आधार पर, मात्रा के आधार पर और बोझ के आधार पर नदियों के अपरदन कार्य निर्भर करते हैं। नदियां किसी भी स्थल भाग को उसी तरह से अपरदित करेंगी जिस तरह से इसमें वेग होगा, मात्रा होगी किसकी, उसमें अवसाद की जितनी मात्रा होगी अपरदन उतना अधिक होगा, वेग भी जितनी अधिक मात्रा में होगी अपरदन भी उतना अधिक होगा। ठीक इसी तरह से बोझ, उसमें कंकड़ पत्थर के जो कण हैं वो जितने छोटे या बड़े उनकी आकृति होगी, ठीक तरह से उसी प्रकार से इसमें अपरदन होगा। यह है बेसिक बातें। अगर ऐसा नहीं होगा तो अपरदन कार्य पूर्ण रूप से कार्य नहीं करेगा। अपरदन शक्ति निर्भर करता है, माना जाता है यदि किसी नदी की अपरदन शक्ति को, यदि किसी नदी की अपरदन शक्ति को क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। अपरदन शक्ति को 2 गुना कर दिया जाए तो उसमें जो वहन क्षमता होगी, जो उस नदी की जो वहन क्षमता होगी, अपरदन क्षमता होगी, वो उसके वर्ग में हो जाएगी, यानी वो 4 गुना हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है। कुछ लोगों का यह मानना है कि यह 4 गुना ना होके यदि नदी के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो वह 6 के वर्ग में हो जाएगी, यानी 64 गुना इसका भार वहन क्षमता 64 गुना हो जाएगी। तो इस तरह से अपरदन कार्य प्रभावित होगा और परिवहन कार्य भी नदी के वेग से प्रभावित होगा। अब बात करते हैं नदी किस किस तरह से अपरदन करती है। नदी मुख्यतः 3 तरह से अपरदन कार्य करती है। कौन कौन से अपरदन कार्य? एक तो वह क्या करती है, घोलीकरण करती है। क्या करती है? घोलीकरण या संक्षारण, या संक्षारण। फिर घोलीकरण या संक्षारण के बाद नदी अपघर्षण भी करती है। क्या करती है? अपघर्षण, अपघर्षण करती है। घोलीकरण क्या है, संक्षारण क्या है और अपघर्षण क्या है। इसके बाद नदी सन्निघर्षण करती है। क्या करती है? सन्निघर्षण, सन्निघर्षण होता है। फिर नदी एक काम और करती है, वह क्या है? जल गति क्रिया करती है, जिससे पहले हमने वेग पढ़ा, जल गति क्रिया। तो ये नदी के जो मुख्यतः रूप है, इस रूप से अपरदन होता है। घोलीकरण से इसका अपरदन होता है, अपघर्षण से भी अपरदन पर प्रभाव पड़ता है, सन्निघर्षण से भी।
और जल क्रिया से भी। चूंकि जो नदी का जल है वो विभिन्न स्थल भागों से जाता है और ये डिपेंड करता है कि स्थल भाग जो हैं उनका स्वभाव कैसा है, चट्टाने कठोर हैं या मुलायम हैं या चूना जनित चट्टाने हैं। आपको पता होगा कि जल चूना जनित चट्टानों में घुलने का तीव्र कारण होता है, यानी चूना जनित जो चट्टाने होती हैं वो तीव्रता से घुल जाती हैं, जबकि कठोर चट्टानों पर जल का प्रभाव कम होता है। वहीं मुलायम चट्टानों पर भी जल के प्रभाव तीव्र गति से देखे जाते हैं। अब बात करेंगे इसके अपरदनात्मक कार्य। हमने देखे अपरदनात्मक कार्य के बाद नदी में कुछ भूदृश्य निर्धारित होंगे। जब एक सरिता, एक नदी कहीं से निकलेगी तो विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण करेगी। क्या करेगी? निर्माण करेगी। कौन कौन से स्थल रूपों का नदी निर्माण करेगी? स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इसे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये कोई चोटी है और नीचे तक आते हैं समतल मैदान के बाद तक। ये स्थल भूखंड है और ये कोई पर्वत क्षेत्र है। मान लीजिए कोई सरिता यहां से निकल रही है। कोई सरिता, कोई नदी की धारा किसी पर्वत, पहाड़ी या किसी ऊंचाई क्षेत्र से ही निकलती है हमेशा, क्योंकि जल हमेशा ढाल का अनुसरण करता है। जिधर ढाल होता है जल की गति उस तरफ हो जाती है। तो बेसिकली हम उन नदियों की बात करते हैं जो नदियां पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं। उन नदियों में मान लीजिए वो नदी सरिता निकलेगी तो ऊपर से जब कोई जल धारा गिरेगी तो यहाँ से जल धारा जो गिरेगी वो तीव्र गति से गिरेगी। तीव्र गति से जब गिरेगी तो क्या करेगी? धारा, नदी की धारा जब तीव्र गति से गिरेगी तो इस तरह से आकृति का निर्माण होगा और इसी आकृति को हम क्या कहेंगे? इस आकृति को हम कहेंगे, इससे बह रही है कोई सरिता। अब ये सरिता तीव्र गति से इसमें गिरेगी तो वी आकार की घाटी का निर्माण करेगी। क्या करेगी? वी आकार की घाटी का निर्माण करेगी। प्राथमिकता पहले होती है। जब भी किसी सरिता की उत्पत्ति होती है तो सबसे पहले वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। वी आकार की घाटी के निर्माण के बाद मान लीजिए कभी कभी सरिता जहां से निकल रही है उसमें कुछ ग्लेशियर के, कुछ बर्फ के टुकड़े आए तो आसपास के भागों को धीरे धीरे काटेगी। ऐसा नहीं भी होगा तब भी जल धीरे धीरे आसपास के भागों को काटेगा और इसके भाग को क्या कर देगा? थोड़ा सा चौड़ा कर देगा। और जब इसका तीव्र ढाल, अभी थोड़ा सा ढाल क्या था? वी आकार की घाटी में ढाल कम था इसका, और अब यहाँ दूसरी जो आकृति बन जाएगी वह बनेगी गार्ज की। क्या बनेगी? दूसरी आकृति गार्ज की बनेगी। गार्ज एक सकरा पॉइंट होगा। क्या होगा? गार्ज एक सकरा। तो पहला हम वी आकार की घाटी, दूसरे में हम क्या देखेंगे? गार्ज। तीसरे भाग में हमें कैनियन देखने को मिलेगा। क्या? कैनियन। पहले वी आकार की घाटी को हमने देखा। वी आकार की घाटी जब नदी का जल धीरे धीरे काट के और गहरा कर दे और चौड़ा कर दे और सकरा कर दे तो गहराई से और ढाल बिल्कुल तीव्र हो जाए। कैसा हो जाए? ढाल तीव्र हो जाए तो यहां गार्ज का निर्माण होगा। आपने सुना होगा बहुत सारे गार्ज हैं, जैसे सतलज नदी एक गार्ज से होकर बहती है, ब्रह्मपुत्रा नदी भी एक गार्ज से होकर बहती है। इसके हजारों एग्जाम्पल देखने को हमें मिलते हैं। तो इस तरह से नदी गार्ज का निर्माण करेगी। गार्ज के बाद जब यही स्थल क्षेत्र सकरे भाग से थोड़ा चौड़ा हो जाएगा और इसकी तली कटकर और गहरी हो जाएगी, लेकिन ढाल बिल्कुल तीव्र होगा, तो गार्ज से अधिक चौड़े होने के कारण उसे हम कैनियन कहेंगे। क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे कैनियन। तो इस तरह से कैनियन का निर्माण होगा, यानी
वी आकृति के बाद बनेगा गाज, और गाज के चौड़े होने के बाद और गहरे होने के बाद बनेगा कैनियन। फिर नेक्स्ट जो बनेगी वह बनेगी नदी। अब धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगी तो पर्वतीय घाटियों में हमें देखने को मिलता है, ये पर्वतीय घाटियां हैं तो बहुत से शेप ऐसे देखने को हमें मिलेंगे। मान लीजिए यहाँ उसने वी आकार की घाटी का निर्माण किया और जल अब यहाँ से गिरने के बाद नीचे गिरेगा तो यहाँ हमें फाल के रूप में देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? जल प्रपात के रूप में हमें देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? चौथी आकृति जो हमारी होगी वो जल प्रपात बनेगा। क्या बनेगा? जल प्रपात। नदी गाज के बाद जल प्रपात का रूप लेगी। सॉरी, नदी जल प्रपात का रूप लेगी। देखिए स्ट्रक्चर से जल प्रपात कैसा होगा, एक डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा सा एक चित्र बनाएंगे और उस चित्र के आधार पर देखेंगे। इस रूप में कोई चट्टान है, सरिता यहां से गिर रही है और ऊपर से तीव्र गति से गिरेगी, तो इसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? जल प्रपात कहेंगे। जल प्रपात कहेंगे। जल प्रपात याद रखें, जल प्रपात। इसके बाद जो आकृति बनेगी, कभी कभी जल प्रपात से ऊपर और कभी कभी जल प्रपात से नीचे भी किसका निर्माण होगा? क्षिप्रिका का। किसका? क्षिप्रिका का। नदियां क्या बनाएंगी? क्षिप्रिका बनाएंगी। क्षिप्रिका का क्या अर्थ होगा? यानी जब कभी इस सरिता में, इस नदी में छिछले भाग से जब जल अधिक बहे और जल ढाल यहां थोड़ा सा कम हो जाए, ढाल कम हो जाए और मेन जल को छोड़कर इधर उधर से जल बहने लगे तो वहां पर निर्माण होगा क्षिप्रिका का। क्या होगा? क्षिप्रिका का निर्माण होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जल प्रपात के बाद यदि जल प्रपात के मुख्य भाग को छोड़ दिया जाए तो आसपास उसके दोनों तरफ जो जल फ्लो होगा, जो जल गिरेगा, उसे कहेंगे क्षिप्रिका। और जल प्रपात से उस जल की मात्रा क्या होगी? कम होगी। जल प्रपात में जल की मात्रा अधिक होगी और क्षिप्रिका में जल की मात्रा कम होगी। याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आकृति हमें देखने को मिलेगी। अब धीरे धीरे नदी और मैदान की तरफ आएगी तो रचनात्मक सोपान बनाएगी। क्या बनाएगी? रचनात्मक सोपान का निर्माण करेगी। रचनात्मक सोपान का निर्माण करेगी नदी। कैसे रचनात्मक सोपान का निर्माण करेगी? देखिए, 5वें नंबर पर हमने पढ़ा था क्षिप्रिका। अब 6ठे नंबर पर हम पढ़ेंगे संरचनात्मक सोपान। संरचनात्मक सोपान में क्या होगा? चट्टानों के स्वभाव पर यह निर्भर करेगा। कैसे निर्भर करेगा? इस पर क्षैतिज चट्टानें हैं और कुछ चट्टानें कठोर हैं, कुछ चट्टानें मुलायम हैं। कठोर और मुलायम चट्टानों के कारण ही नदी का जो जल है वो इसे अलग अलग भाग में काटने का प्रयास करेगा। कभी जो कठोर चट्टानें हैं मुलायम चट्टानों की अपेक्षा बहुत कम कटेंगी, जिससे क्या होगा? जिससे क्या होगा? यहां निर्माण होगा किसका? संरचनात्मक सोपान का निर्माण होगा। देखिए, संरचनात्मक सोपान में क्या होगा? ये तली इस तरह से होगी। मान लीजिए इधर भी अगर इस तरह से स्ट्रक्चर बना लिया जाए तो हम देखेंगे
कि एक आकृति हमें इस तरह से देखने को मिल रही है, रचनात्मक सोपान हमें देखने को मिल रही है। हम कह सकते हैं इसे, क्या कह सकते हैं, सीढ़ी नुमा आकृति, सीढ़ी नुमा आकृति। याद रखें, सीढ़ी नुमा आकृति हमें देखने को मिलेगी और यह सीढ़ी नुमा आकृति हमें इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि जो चट्टानें हैं वो क्षैतिज रूप में हैं और वो क्षैतिज रूप में जो चट्टानें हैं, कहीं पर कठोर चट्टानें हैं, कहीं पर मुलायम चट्टानें हैं। तो जैसे जैसे कठोर चट्टानें का जो भाग है उस नदी उसे कम काट पाती है, जबकि मुलायम चट्टानों को तीव्र गति से काट देती है, जिससे एक सीढ़ी नुमा आकृति बन जाती है और इसी को हम कहते हैं संरचनात्मक सोपान। क्या कहते हैं, संरचनात्मक सोपान कहेंगे। फिर दूसरी चीज यही समझ लेंगे, संरचनात्मक सोपान के बाद हमें मिलेगी, क्या मिलेगी, नदी वेदिका। समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा, संरचनात्मक सोपान और नदी वेदिका में थोड़ा सा अंतर है। यहां पर हमने बताया कि चट्टानों के स्वभाव पर निर्भर करेगा, क्या, चट्टानों के स्वभाव कैसे हैं उस पर निर्भर करेगा। जबकि जब हम पढ़ेंगे, दूसरी बात जब हम कह रहे हैं नदी वेदिका, देखने पर दोनों सेम दिखाई देंगे लेकिन दोनों की प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं, यही मुख्य अंतर है। यहाँ चट्टानों के स्वभाव पर निर्भर कर रहा था, जबकि नदी वेदिका में इसमें जल के स्वभाव पर निर्भर करेगा। जल के स्वभाव का मतलब क्या है आप समझें। मान लीजिए कोई सरिता बह रही है और उसमें अचानक बाढ़ आती है और जब बाढ़ आती है तो इस नदी का जल यहाँ इस क्षेत्र तक भर जाता है। क्या भर जाता है, इस क्षेत्र तक भर जाता है। अब जो नदी अपने साथ मलबा लाई रही होगी, जो अपने साथ कंकड़ पत्थर लाई रही होगी, इसके आसपास एकत्रित करना शुरू कर देगी। क्या कर देगी, इसके आसपास एकत्रित करना, क्योंकि जल के दोनों तरफ, नदी के दोनों तरफ हमेशा निक्षेपण कार्य जारी रहता है, तो यहाँ पर छोड़ देगी। पुनः जब जल में कमी होगी, जैसे जैसे जल में कमी होगी, बाढ़ खत्म होगी, जल में कमी होगी, तो उसके जो मेन घाटी है उसमें कमी होगी, जल में कमी होगी, तो नदी का लेवल जो है घटेगा और घटने के बाद पुनः प्रक्रिया दूसरी जगह वही प्रक्रिया जारी हो जाएगी। तो यहाँ भी एक सीढ़ी नुमा आकृति हमें देखने को मिलेगी। ये नदी के दोनों तटों पर देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ चट्टानों के स्वभाव पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पड़ किस पर रहा है कि जल के कमी या अधिक होने के कारण उसके जो संरचनाएं निर्मित होंगी, उस संरचना को हम क्या कहेंगे, उसी संरचना को हम नदी वेदिका कहेंगे। क्या कहेंगे, नदी वेदिका। उसी संरचना को हम नदी वेदिका कहेंगे। नदी वेदिका के बाद हम देखते हैं ये जो नदी वेदिका है ये दो तरह के हमें देखने को मिलती है। एक तो जलोढ़ वेदिका जो अभी हमने चर्चा की, दूसरा कभी कभी चट्टानों के रूप में हमें यह देखने को मिलती है, जो जिस पर चट्टानी वेदिका हम कहते हैं। दो रूपों में हमें देखने को मिलती है। एक को हम जलोढ़ वेदिका कहते हैं। क्या कहते हैं, जलोढ़ वेदिका। और दूसरे को हम चट्टानी वेदिका कहते हैं। चट्टानी वेदिका। तो ये दो तरह की वेदिकाएं हमें देखने को मिलती हैं। बस आप याद रखें कि नदी वेदिका और संरचनात्मक सोपान में थोड़ा सा अंतर है। इसके बाद नदी धीरे धीरे मैदानी क्षेत्रों में पहुंचेगी। नदी कहां पहुंचेगी, मैदानी क्षेत्रों में पहुंचेगी। जल की गति सामान्य रहेगी, जल की गति सामान्य रहेगी। मान लीजिए नदी अब मैदानी भाग में पहुंच रही है
और वो किसी भाग से इस तरह से गुजर रही है, तो बीच बीच में कभी कभी क्या होगा, जल के फ्लो में, क्योंकि उसके तली में कहीं पर छोटे छोटे उच्चावच होंगे और वो उच्चावच क्या करेंगे, जल के गति को प्रभावित करेंगे। जैसे नीचे का जल थोड़े से कम समय में जबकि ऊपर का जल तेजी से जाएगा, तो इससे जल क्या करेगा, जल में बीच बीच में छोटे छोटे गोले के रूप में हमें जल घूमता हुआ दिखाई देगा। जब जल हमें घूमता हुआ दिखाई देगा तो एक कार्य करेगा जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। उसी नदी के जल से एक महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम जल गर्तिका कहेंगे। वही जल जल गर्तिका का निर्माण करेगा। किसका? जल गर्तिका। समझने का प्रयास करते हैं जल गर्तिका क्या है। जब नदी में बीच में उसके कंकड़ पत्थर क्या करें, रोटेट करने लगे, रोटेट करके आप समझे, रोटेट का मतलब घूमने लगे, तीव्र गति से घूमने लगेंगे। कोई भी वस्तु यदि एक ही स्थान पर तीव्र गति से घूमेगी तो वहां क्या करेगी, गड्ढे का काम करेगी। जिस प्रकार से बर्मा आप लोगों ने देखा होगा, होल करने के लिए बर्मी का प्रयोग किया जाता है, ठीक इसी कंकड़ पत्थर से नदी के जो जल है, नदी का जो जल है, अपने तली भाग में इन्हीं कंकड़ पत्थरों से होल करने का काम करेगी। क्या करेगी? होल करने का काम करेगी। और ये होल की आकृति बाद में धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसका व्यास तो कम होगा लेकिन गहराई कई मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक, 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक हो जाएगी। तो इसी को हम कहेंगे जल गर्तिका। जल गर्तिका क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे जल गर्तिका। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब नदी के जल अपने साथ के कंकड़ पत्थर को रोटेट करने लगे, घुमाने लगे तीव्र गति से और होल कर दें, कहा? नदी के तल में होल करें, और होल की आकृति की अपेक्षा गहराई अधिक बढ़ जाए, तो उससे जो निर्मित हो गई, जो आकृति निर्मित होगी नदी के तल में, उसी को कहेंगे जल गर्तिका। जल गर्तिका की आकृति में जब अधिक विस्तार हो जाएगा, जल गर्तिका की आकृति में जब अधिक विस्तार हो जाएगा, तो हम उसका एक दूसरा नाम कह देंगे जिसे कहते हैं अवनी कुंड। क्या कहेंगे? अवनी कुंड। उसका दूसरा नामकरण कर देंगे अवनी कुंड। यानी कुंड का अर्थ होता है, जैसे हम कुआं कहते हैं, कुआं, तो क्या हो जाएगा, नदी में जब जल गर्तिका एक कुएं के रूप में अपना प्रभाव जमाने लगे, एक कुएं के रूप में अपना स्वरूप निर्धारित कर ले, तो उसको कहेंगे अवनी कुंड। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। अब नदी धीरे धीरे, ये सारी प्रक्रियाएं अभी अपर्दन द्वारा हो रही हैं। एक काम और होगा अपर्दन द्वारा, और वह क्या होगा? अपर्दन क्रिया के द्वारा ही संप्राय मैदानों का निर्माण होगा। कैसे होगा? चलिए, हमने पढ़ा जल गर्तिका में ही अवनी कुंड का निर्माण होता है। अवनी कुंड। अवनी कुंड के बाद हम पढ़ेंगे 9वें नंबर पर, क्या पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे पेनी प्लेन। पेनी प्लेन। पेनी प्लेन। और पेनी प्लेन में हम देखेंगे, पेनी प्लेन में की हिंदी होती है संप्राय मैदान। क्या? संप्राय मैदान। याद रखें, संप्राय मैदान। और संप्राय मैदान पेनी प्लेन की संकल्पना जिसने दी उसका नाम डेविस है। यह भी याद रखें, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो यह भी आप याद रखें। इस संप्राय मैदान के विषय में देखेंगे। जब नदी मैदानी भाग में पहुंचेगी तो बहुत छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होंगे, क्या होंगे? छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होंगे,
उन छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों को भी घसीटने का काम करेगी, रगड़ेगी। आसपास तो बालू के कण जो लाई रहेगी, जमा करेगी, लेकिन ये छोटे छोटे जो टीले हमें दिखाई देंगे, इन टीलों को डेविस महोदय ने क्या कहा? इन्हीं टीलों को डेविस महोदय ने मोनार्ड नॉक कहा। मोनार्ड नॉक। इस टीले को जब नदी संप्राय मैदान में यानी मैदानी भागों में छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों को अपर्दित करके और आसपास के क्षेत्र में एक मैदान का निर्माण करने का काम करेगी, तो वहां जो आकृति निर्मित होगी मोनार्ड नॉक, जो छोटे छोटे टीले हमें दिखाई देंगे, उसे हम कहेंगे मोनार्ड नॉक कहेंगे। इसके बाद अब बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप पर। इतनी सारी बातें अपरदनात्मक क्रियाओं पर निर्भर करती थी नदी के। अब दूसरी बात देखेंगे, निक्षेप क्रियाएं क्या हैं? निक्षेपण क्रियाएं। जो निक्षेप से निर्मित स्थलाकृतियां हैं उसके विषय में हम देखेंगे। तो निक्षेप से निर्मित जो आकृति होगी, पहली आकृति जो बनेगी वह क्या बनेगी, इसको देखेंगे। निक्षेप, नदी जब पहाड़ से उतरेगी तो बड़े बड़े चट्टानों को तोड़कर नीचे तली पर, नीचे भाग पर लाएगी। और हमने बताया था कि वी आकार की घाटी के बाद नदी क्या करेगी? तीव्र गति से नीचे धरातल पर गिरने का काम करेगी, वहीं जलप्रपात का निर्माण होगा। तो जो तीव्र गति से नीचे आएगी तो पदीय भाग में यानी नीचे जलीय भाग में, इसके नदी के नीचे तलीय भाग में जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होंगे वो इकट्ठा हो जाएंगे। क्या होंगे? इकट्ठा हो जाएंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि धरातल पर आने के बाद नदी का वेग जो ऊपर पहाड़ी भाग पर था उसकी अपेक्षा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वेग जैसे ही कम होगा, कंकड़ पत्थर वहन करने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी। नतीजतन क्या होगा कि जो कंकड़ पत्थर नदी बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लाई रहेगी वो वहीं डिपॉजिट कर देगी, यानी छोड़ देगी, निक्षेपित कर देगी। और उस निक्षेपित कंकड़ पत्थरों से एक आकृति का निर्माण होगा और उस आकृति को हम क्या कहेंगे? यही आकृति, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर तो लुढ़क लुढ़क कर बाहर जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर यहाँ जमा हो जाएंगे। तो इस तरह से एक आकृति बन जाएगी। कैसी आकृति? पंख की आकार की आकृति, अर्धगोले के आकार की आकृति इस तरह से निर्मित हो जाएगी। और इसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इसी आकृति को हम कहते हैं जलोढ़ पंख। याद रखें, इसी आकृति को हम कहते हैं जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख के बाद दूसरी आकृति जो बनेगी जलोढ़ शंकु बनेगी। जलोढ़ शंकु। जलोढ़ शंकु में क्या होगा? इस आकृति में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, पंख की आकृति में परिवर्तन हो जाएगा और यह भाग थोड़ा सा जो ऊपर का भाग है और शंक्वाकार हो जाएगा, नीचे मलबा थोड़ी दूर तक चला जाएगा, तो एक शंकु की आकृति बन जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से जब आकृति बन जाएगी तो इसी को कहेंगे जलोढ़ शंकु। जलोढ़ यानी नदी द्वारा लाए गए जो मिट्टी है, मृदा है, कंकड़ है, पत्थर है, जब वो एक जगह डिपोजिट हो रहे हैं तो उसी को हम क्या कह रहे हैं? जब वो आकृति शंकु के जैसे दिख रही है तो उसे हम शंकु, जलोढ़ शंकु कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट, जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु,
तीसरी आकृति अपरदनात्मक रूप में क्या होगी, नदी धीरे धीरे मैदानी भाग में पहुंचेगी और मैदानी भाग में पहुंचने के बाद कंकड़ पत्थर जो लाई रहेगी वो धीरे धीरे उनके आकार में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, वो आकार में छोटे हो जाएंगे और मैदानी भागों में पहुंचते पहुंचते नदी का वेग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नदी के वेग कम हो जाने के कारण नदी क्या करेगी, लाए हुए मलबा को दोनों किनारों पर क्या करेगी, लाए हुए मलबा को दोनों किनारों पर, मान लीजिए सरिता है, नदी है, तो इस तरह से दोनों किनारों पर इधर भी और इधर भी क्या करेगी, मलबा को डिपॉजिट कर देगी और उस मलबा के डिपॉजिट करने से एक तटबंध तैयार होगा, एक तटबंध तैयार होगा जिसे हम क्या कहेंगे, चूंकि मनुष्य का रोल इसमें कुछ नहीं होता इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक तटबंध। क्या कहते हैं, प्राकृतिक तटबंध। तो प्राकृतिक तटबंध का निर्माण कर देगी। कभी कभी जब इन्हीं नदियों में बाढ़ की स्थिति देखी जाती है, जैसे होंगहो में, चीन में भी एक बार 1938 में, उससे पहले भी हमें होंगहो नदी के प्राकृतिक तटबंध टूट जाने के कारण बहुत अपार मात्रा में जन धन की हानि हुई थी। लोगों के घर क्या हुए थे, जल में समाहित हो गए थे। तो प्राकृतिक तटबंध एक तरफ से हमें सुरक्षा तो प्रदान करता है, जल के बाढ़ को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन धीरे धीरे कभी कभी बाढ़ की स्थिति में जब तटबंध टूट जाता है तो इससे अपार मात्रा में जन धन की हानि होती है। तो हमारे लिए यह लाभ भी देता है और हानि का कारण भी बनता है। तो इसलिए हम समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं प्राकृतिक तटबंध में के बाद हम पढ़ेंगे नदी मैदानी भाग में और पहुंचेगी। नदी जब मैदानी भाग में पहुंचेगी तो उसकी गति क्या हो जाएगी और कम होगी। जैसे ही गति कम हो जाएगी नदी क्या करेगी, जो उसके बहने की गति है वो कम हो जाएगी, जल धारा की गति कम हो जाएगी। आप समझते हैं यदि वेग, नदी का वेग कम हो गया, जल का वेग कम हो गया तो अपर्दन कार्य क्या हुआ, अपर्दन कार्य उससे प्रभावित हुआ, यानी अपर्दन की क्षमता क्या हुई, कम हो गई। अब जब नदी के अपर्दन की क्षमता कम होगी तो ढाल का अनुसरण नदी पहले से ही करती रही है, लेकिन ढाल के अनुसरण के अलावा नदी धीरे धीरे क्या करेगी, आसपास के एरिया में डिपॉजिट करने का काम करेगी। क्या डिपॉजिट करेगी, मलबा डिपॉजिट करने का काम करेगी। कैसे मलबा डिपॉजिट करेगी, हमने एक चीज पहले डिस्कस नहीं किया था, वो था अपर्दन में ही क्या था, मिएंडर यानी विसर्प। इसका डिस्कस इसलिए नहीं किया था क्योंकि इसी के साथ हम पढ़ेंगे गोखुर झील। गोखुर झील का निर्माण निक्षेप से होता है, निक्षेप से, जबकि विसर्प का निर्माण अपर्दन से होता है। तो इसलिए अब दोनों कॉन्सेप्ट को यहां समझेंगे। जो मिएंडर था यानी विसर्प, नदी क्या होगी, विसर्पाकार रूप में अब मैदानी क्षेत्रों में बहेगी, क्योंकि इसमें जल धारण की क्षमता क्या हुई, वेग में कमी आई। तो नदी क्या कर रही है, गोल गोल घूम रही है, और ये गोल गोल घूमने के कारण मान लीजिए नदी क्या करेगी, अपने एक भाग में, जैसे यहां से जल कोई फ्लो होकर जाएगा तो इस भाग को तो नदी धीरे धीरे काटने का प्रयास करेगी, ठीक उसके अपोजिट दूसरी तरफ अपने मटेरियल को, जो लाए हुए अवसाद है, वो जमा करने का काम करेगी। फिर उसी तरह से ये आकृति धीरे धीरे बिल्कुल गोलाकार इस तरह से हो जाएगी। और इस आकृति के बाद कभी ऐसी स्थिति कभी आ जाएगी कि नदी में क्या आ गई, बाढ़ आ गई।
क्या आ गई, नदी में बाढ़ आ गई। अभी मलबा इधर डिपॉजिट हो ही रहा था कि नदी में अचानक बाढ़ आ गई और बाढ़ आने के कारण नदी अब इस दिशा में धीरे धीरे ना बहकर नदी सीधे इस भाग को तोड़कर सीधे बहने लगेगी। तो जो दूसरा पार्ट रहेगा, गोल जो ये भाग रहेगा, ये क्या हो जाएगा, मुख्य नदी जलधारा से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और जैसे ही मुख्य नदी जलधारा से अलग होगी, अब डिपॉजिट का काम अभी चल रहा है, यानी जल का फ्लो इधर से ज्यादा होगा, इधर से नदी के जल का फ्लो कम होगा। तो ये भाग धीरे धीरे करके धीरे धीरे कई सौ साल लगते हैं, इस प्रक्रिया में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। यानी मिएंडर की स्थिति में जब इस तरह से भाग क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और नदी सीधे अपने अवस्था को ना करके क्या करेगी, एक नई नवनाविक आकृतियों के रूप में सीधे बहने लगेगी। तो जो भाग बचेंगे, समझें, जो भाग बचेंगे उससे क्या होगा, गोखुर झील का निर्माण होगा। गोखुर झील का निर्माण क्यों होगा, क्योंकि ये भाग पहले से ही जल प्लावित क्षेत्र है, इसमें पहले से ही जल भरा हुआ है और दोनों क्षेत्र अब क्या होंगे, इधर उधर से बंद हो जाएंगे, तो एक झील की आकृति बन जाएगी। तो गोखुर झील का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद अब बात करेंगे, यहां देख लिया हमने चौथे पॉइंट पर गोखुर झील, क्या देखा, गोखुर झील। और गोखुर झील किस प्रक्रिया के बाद बनेगी, विसर्प के बाद गोखुर झील का निर्माण होता है। विसर्प एक अपरदनात्मक क्रिया है, जबकि गोखुर झील एक निक्षेपात्मक क्रियाएं हैं। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद बात करेंगे निक्षेपात्मक क्रियाओं में, देखेंगे मैदानी भाग में नदी पहुंचने के बाद कभी कभी हमने बताया था कि प्राकृतिक तटबंध होंगे, क्या होंगे, प्राकृतिक तटबंध कभी कभी टूट जाएंगे और जैसे ही प्राकृतिक तटबंध टूटेंगे, नदी क्या करेगा, नदी के जल क्या होंगे, पूरे आसपास के क्षेत्र में क्या हो जाएगा, नदी का जल बहने लगेगा। तो नदी के साथ जो लाया हुआ अवसाद है वो भी तो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जब जल की मात्रा इसमें कम हो जाएगी तो वो स्थिर होने लगेगा। तो एक विस्तृत मैदान के रूप में एक विस्तृत मैदान का निर्माण होगा, एक विस्तृत मैदान बनेगा और इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे बाढ़ निर्मित मैदान। क्या कहेंगे, बाढ़ का मैदान या बाढ़ मैदान कहेंगे। ऐसा कब होगा, जब नदी अपने प्राकृतिक तटबंध को तोड़ देगी या नदी के जो मेन घाटी है उस घाटी को से जल ऊपर होके धरातल पर आ जाएगा। मेन घाटी को छोड़कर नदी का जल जब ऊपर से फ्लो करेगा तो आसपास के क्षेत्र में जो मलबा डिपॉजिट होगा, नदी द्वारा लाए गए जो अवसाद हैं वो जमा होंगे, तो उसे कहेंगे बाढ़ का मैदान। क्या कहेंगे, बाढ़ का मैदान कहेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं, बाढ़ के मैदान के बाद हम देखते हैं नदियों में क्या होगा। कभी कभी नदियों में अवरोध होने के कारण, कभी कभी नदियों में चट्टानी अवरोध होने के कारण, मान लीजिए कोई सरिता बह रही है, नदी बह रही है और कोई चट्टानी अवरोध आ जाए तो इसके बीच में कई सारे द्वीपों का निर्माण हो जाता है, कई सारे द्वीपों का निर्माण हो जाता है। यह द्वीप भी मैदानी भागों में ही बनते हैं, याद रखें, पहाड़ी भागों में नहीं। कहाँ बनेंगे, मैदानी भागों में बनेंगे। जैसे हम देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है, माजुली। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप कहाँ स्थित है, समझ लेंगे, असम में स्थित है। असम में माजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और इसमें हमें
सैकड़ों द्वीप छोटे छोटे देखने को मिलते हैं। माजुली द्वीप के अलावा भी हमें सैकड़ों द्वीप हमें देखने को मिलते हैं। आज नदी के वेग के कारण माजुली द्वीप खतरे में है। पहले जब इसकी समीक्षा की गई थी तो 1250 वर्ग किलोमीटर एरिया था, लेकिन हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पता चल रहा है कि इसके एरिया 750 वर्ग किलोमीटर सिर्फ बचे हैं। कितने? 750 वर्ग किलोमीटर। बाकी का जो एरिया था वो नदी के जल के साथ क्या हुआ? बह गया। तो ये एक प्राकृतिक आपदा कही जा सकती है। समझ में आ गया होगा कि नदियों में भी द्वीप का निर्माण होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वेग में कमी हो जाती है और मार्ग में कभी कभी कुछ अवरोध आ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह क्या है? डेल्टा। नदी द्वीप का निर्माण हो गया, नदी द्वीप के बाद अब नदी पहुंच जाएगी समुद्र एरिया में। कहां पहुंचेगी? समुद्री एरिया में पहुंचेगी। तो वहां से निर्माण होगा किसका? डेल्टा का। जब समुद्र, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। ये भाग समुद्री क्षेत्र है और नदी मैदानी भाग से धीरे धीरे बहती हुई जा रही है। तो जब नदी मैदानी भाग में पहुंचती है तो इसके तली में जो अपर्दन हो रहा था वह अपर्दन बंद हो जाता है। नतीजतन वह क्या करती है? अपने पार्श्विक अपर्दन करना शुरू कर देती है, यानी अपने घाटी को चौड़ी करने का काम करती है। मैदानों में पहुंचने के बाद तलीय भाग को का काटना बंद हो जाता है, जबकि नदी क्या करती है? पार्श्विक अपर्दन करती है, अपने दोनों किनारों को काटने का काम करती है। और जब अपने दोनों किनारों को काटने का काम करेगी तो जो अवसाद होंगे बीच में जमा भी होंगे, कुछ अवसाद जमा भी होंगे, क्योंकि पार्श्विक अपर्दन कर रही है नदी, आज अपने किनारों को काट रही है, तो बीच के भाग में अब अपर्दन कार्य बंद हो गया है। तो धीरे धीरे नदी का वेग भी बिल्कुल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नगण्य मात्र रह जाता है। किसके? नगण्य, यानी बिल्कुल कम रहता है। तो लाए हुए मलबा के साथ और विस्तृत आकृति होने के कारण वेग में कमी से नदी परिवहन क्षमता क्या हो जाती है? बिल्कुल घट जाती है। नदी की जो परिवहन क्षमता है वह बिल्कुल घट जाती है, ना के बराबर हो जाती है। जब परिवहन क्षमता ना के बराबर होगी तो नदी अपने साथ लाए हुए अवसाद, कंकड़, पत्थर, रेत, सिल्ट, बालू जो कुछ भी है वो क्या करेगी? छोड़ने का प्रयास करेगी, धीरे धीरे किनारे पर लगाने का प्रयास करेगी। और समुद्र के पास पहुंचने के बाद इसका वेग शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लगभग शून्य हो जाएगा। और जैसे ही लगभग शून्य होगा नदी अब क्या करेगी? जितने भी अवसाद हैं यहीं पर छोड़ देगी, डिपॉजिट कर देगी। और जब छोड़ेगी तो क्या होगा? बीच बीच में क्या होगा? बीच बीच में नदी के बीच बीच में छोटी छोटी ऐसे कई धाराओं में नदी बट जाएगी और बीच बीच में अवसाद स्थिर हो जाएंगे। जब बीच बीच में अवसाद स्थिर हो जाएंगे तो इससे क्या होगी? डेल्टा का निर्माण होगा। डेल्टा एक ग्रीक शब्द है, चूंकि इसकी आकृति इस तरह से बन जाती है, नदियों में जो अवसाद जमा होते हैं उनकी आकृति ग्रीक भाषा की डेल्टा जैसी हो जाती है, इसलिए इसे डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का सबसे पहले जो खोज किया गया वो हेरोडोटस ने किया था। सर्वप्रथम हेरोडोटस ने बताया, कहां बताया था? नील नदी, जो नील नदी है कहां है? नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में है ना, अफ्रीका महाद्वीप। नील नदी के अफ्रीका महाद्वीप से निर्मित पहले डेल्टा पर हेरोडोटस ने बात किया था।
वहीं से डेल्टा का निर्माण शुरू हुआ। डेल्टा के विषय में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, फिर इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक्स को वहीं समाप्त कर देंगे। तो चलिए डेल्टा को समझते हैं। डेल्टा कई तरह से होते हैं, समझ लेते हैं यही। डेल्टा कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से डेल्टा होते हैं? चापाकार डेल्टा होता है और पंखाकार डेल्टा होता है। कैसे? पंखाकार, चापाकार डेल्टा, पंखाकार या इसे पंजाकार कह लें। चलिए पंजाकार डेल्टा। फिर नेक्स्ट जो है ज्वार नदमुख डेल्टा। क्या है? ज्वार नदमुख डेल्टा। एक एक करके समझेंगे। ज्वार नदमुख डेल्टा के बाद रुंडित डेल्टा भी हमें देखने को मिलता है। क्या? रुंडित डेल्टा। और एक मिलता हमें पाल युक्त डेल्टा। क्या मिलता है? पाल युक्त डेल्टा। तो इस तरह से हमें कई सारे डेल्टा देखने को मिलते हैं। चापाकार डेल्टा का पहला देखते हैं। चापाकार डेल्टा का मतलब क्या होगा? मान लीजिए यह एरिया है, इस तरह से कोई भाग है। क्या है? इस तरह से कोई भाग है और कोई रिवर्स है, तो यहां पर आ रही है। तो रिवर जो है, नदी क्या है, चूंकि बीच में जल का फ्लो अधिक होगा तो मटेरियल काफी दूर तक जाएगा, किनारे पर कम आएगा। तो इस तरह से एक चाप की आकृति देखने को मिलेगी हमें। कैसे? एक चाप की आकृति देखने को मिलेगी, अर्धगोले जैसी आकृति हमें कुछ देखने को मिलती है। तो इसी को कहते हैं हम चापाकार डेल्टा। क्या कहेंगे? चापाकार डेल्टा। और चापाकार डेल्टा का जो सर्वोत्तम उदाहरण है वह हमें नील नदी का ही देखने को मिलता है। किसका? नील नदी का। नील नदी का। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। इसके और भी बहुत सारे हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक एक करके उन उदाहरणों का नाम लिख लें। कई बार ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो लिख लेंगे गंगा का डेल्टा, नील नदी, गंगा का डेल्टा भी कैसा है? चापाकार डेल्टा है। नील नदी, गंगा का डेल्टा, राइन का डेल्टा। राइन नदी कहाँ बहती है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर नेक्स्ट है नाइजर। क्या? नाइजर। होंगहो। नेक्स्ट होंगहो। तो इस तरह से बहुत सारी नदियां हैं जो चापाकार डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके बाद दूसरी नदी की बात करते हैं, पंजाकार डेल्टा। दूसरी नदी पंजाकार डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? बर्ड फुट, यानी पक्षियों के पंजे के आकार जैसी डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी को पंजा फुट डेल्टा कहते हैं। समझने का प्रयास करेंगे। चूंकि नदी का वेग कम होगा तो एक पतली सकरी पट्टी के रूप में इस तरह से डेल्टाओं का निर्माण हो जाएगा। सकरी पट्टी के रूप में, जिस तरह से चिड़िया के पैर होते हैं, ठीक उस तरह से लंबे लंबे ऐसे ही डेल्टाओं का निर्माण हो जाएगा और बीच में सरिताएं बहती जाएंगी। तो उससे क्या होगा? पंजाकार डेल्टा का निर्माण होगा। इसके सर्वोत्तम उदाहरण की बात करें पंजाकार डेल्टा की, तो मिसिसिपी नदी है। क्या है? मिसिसिपी नदी। कौन सी नदी? मिसिसिपी नदी। समझ लें, एग्जाम्पल मिलता है मिसिसिपी नदी। और मिसिसिपी नदी कहाँ बहती है? मिसिसिपी नदी कहाँ बहती है? तो यह नदी बहती है मैक्सिको में। कहाँ? मैक्सिको में। मैक्सिको कहाँ है? यूएसए, यानी अमेरिका के पास देखेंगे आप एक मैक्सिको है। तो वहां हमें यह नदी मिसिसिपी डेल्टा का निर्माण करती है, यानी उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी नदी है। फिर मिसिसिपी नदी के बाद हम नेक्स्ट डेल्टा की बात करेंगे। नेक्स्ट डेल्टा क्या हमारा? ज्वार नदमुख डेल्टा।
और ज्वार नदमुख डेल्टा हम बताएं वास्तव में यह निक्षेप से इसका कोई तात्पर्य नहीं होता। यह नदी से निक्षेप से कोई तात्पर्य इसका नहीं होता, लेकिन इसे इनडायरेक्ट रूप में हम देखते हैं। कैसे देखते हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कोई सरिता यहां से बहकर आ रही है और इस सरिता के बीच में ऐसे भाग में जल जब सरिता के अंदर यानी नदी के अंदर कई किलोमीटर तक प्रवेश कर जाता है। क्या कर जाता है? कई किलोमीटर तक प्रवेश कर जाता है। ऐसी नदियां जो पठारी भाग में कठोर चट्टानों से होकर बहती हैं, जिसमें अवसाद ना की मात्रा के बराबर होते हैं, तो उसमें जल ही रहता है, स्वच्छ जल मिलता है। तो नतीजा क्या होता है? समुद्र से जब ये नदियां मिलती हैं तो समुद्र का जल लहरों के साथ कई किलोमीटर तक नदी के मुख में प्रवेश कर जाता है, जिससे क्या कहते हैं, नदी में हमने बताया था क्या कि नदियों के मुख में यह प्रवेश करता है किसका जल? समुद्र का जल। और समुद्र में हम जानते हैं कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। तो जो ज्वार जब आता है जब समुद्र में ज्वार आता है तो ज्वार के कारण समुद्र का जो जल है वो उसका फ्लो तीव्र होता है और नदी के मुख में प्रवेश कर जाता है। इसी से निर्मित होता है ज्वार नदमुख डेल्टा। इसके उदाहरण भारत में भी देखने को मिलते हैं। जैसे भारत में कौन सी नदी? नर्मदा ताप्ती भारत में ज्वार नदमुख डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके बाद विश्व में बात करें तो विश्व में मैकेंजी, ओल्डर, एल्ब, सेन, ओक, हडसन जैसी नदियां ज्वार नदमुख डेल्टा का निर्माण करती हैं। फिर रुंडित डेल्टा की बात करते हैं। रुंडित डेल्टा को समझने का प्रयास करते हैं। रुंडित डेल्टा में क्या होगा कि समुद्र का जल जो वास्तव में डेल्टा का निर्माण है उसे तोड़-फोड़ कर क्या कर देगा? उसे तोड़-फोड़ कर आधा कर देगा, यानी उसके कटे फटे रूप को क्या कहेंगे? डेल्टा के मुख्य भाग का जब काट छांट कर दिया जाए, यानी काट दिया जाए, तोड़ दिया जाए और काट कर तोड़ कर समुद्र जल अपने साथ उसके मलबा को ले जाए, तो बचे हुए जो अवशेष हमें कटे फटे रूप में दिखेंगे उसी को हम कहेंगे रुंडित डेल्टा। क्या कहेंगे? रुंडित डेल्टा। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे पालयुक्त डेल्टा। पालयुक्त डेल्टा को समझने का प्रयास करेंगे। पालयुक्त डेल्टा में क्या होगा? देखिए, पालयुक्त डेल्टा में जब मुख्य डेल्टा को छोड़कर कोई नदी, मान लीजिए इस क्षेत्र में कोई नदी है, इस क्षेत्र में डेल्टा का निर्माण कर रही थी और नदी अपने इस मुख्य डेल्टा भाग को छोड़कर आसपास के क्षेत्र में नए डेल्टा का निर्माण करे, दोनों किनारों पर नए डेल्टा का जब निर्माण करेगी तो उस डेल्टा को हम कहेंगे पालयुक्त डेल्टा। पालयुक्त डेल्टा। इतने सारी डेल्टाएं हैं जिसके विषय में हमने देखा। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।